हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। हाँ तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, जो हम उपकला या एपिथेलियमी ऊतक पढ़ चुके थे दोस्तों पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप जरूर देखें दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों संयोजी ऊतक के बारे में। इंग्लिश में इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। यह ऊतक जंतुओं में बहुतायत व विस्तृत रूप में पाया जाता है। संयोजी ऊतक जो होता है जो दोस्तों, वो हम लोगों में यानी कि जंतुओं में, प्राणियों में बहुतायत व विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा रूप में पाया जाता है। यह ऊतक जंतुओं के शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने व आलंबन यानी कि सहारा प्रदान करने में सहायक होता है। संयोजी ऊतक जंतुओं के शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने और सहारा प्रदान करने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, संयोजी ऊतक समझ में आ गई। यह ऊतक जंतुओं में बहुत विस्तृत रूप से पाया जाता है और यह ऊतक सहारा प्रदान करता है और जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, बसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित होते हैं। संयोजी ऊतक में क्या क्या होते हैं दोस्तों? संयोजी ऊतक में उपास्थि, अस्थि, बसीय ऊतक तथा रक्त सम्मिलित होते हैं, ठीक है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में प्रोटीन का तंतु पाया जाता, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को यांत्रिक शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करता है। आप समझ चुके हैं दोस्तों, रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में प्रोटीन का तंतु पाया जाता है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को यांत्रिक शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। आगे दोस्तों, संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का होता है। लचीले संयोजी ऊतक, जिसे शिथिल भी कहते हैं, शिथिल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। पहला लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक, तीसरा विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। पहला लचीले संयोजी ऊतक, दूसरा सघन संयोजी ऊतक और तीसरा विशिष्ट संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक 3 प्रकार का होता है, लचीले, सघन और विशिष्टकृत, ठीक है दोस्तों। तो लचीला संयोजी ऊतक क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। लचीले संयोजी ऊतक के बारे में, वैसा संयोजी ऊतक जिसमें कोशिकाएं व तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारी पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं, उसे लचीला संयोजी ऊतक कहते हैं। लचीला संयोजी ऊतक क्या है दोस्तों? वैसा संयोजी ऊतक जिसमें कोशिकाएं व तंतु एक दूसरे से अर्धतरल आधारी पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं, उसे लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं। उदाहरण में है दोस्तों त्वचा गर्तिका ऊतक और बसा ऊतक। तो त्वचा गर्तिका ऊतक क्या है दोस्तों, वो पढ़ लेते हैं। त्वचा गर्तिका ऊतक यह त्वचा के नीचे पाया जाता है। त्वचा गर्तिका ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है तथा यह प्रायः उपकला के लिए आधारीय ढांचा का कार्य करता है। यह प्रायः क्या करता है दोस्तों? उपकला के लिए आधारीय आधार का ढांचे का कार्य करता है, ठीक है। दूसरा बसा ऊतक, त्वचा गर्तिका ऊतक कंप्लीट हो गई। बसा ऊतक क्या है, इसके बारे में जानते हैं। बसा ऊतक क्या है? यह दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है। यह दूसरा शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। याद रखिएगा दोस्तों, बसा ऊतक वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट है, ठीक है। विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। क्या समझे दोस्तों कि ये जो पदार्थ है बसा ऊतक, जो ऊतक है, वो जो भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं
वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, लचीले संयोजी ऊतक कंप्लीट हो चुकी है। अब सघन संयोजी ऊतक के बारे में जानते हैं। सघन संयोजी ऊतक क्या है? तो दोस्तों, सघन संयोजी ऊतक वैसा संयोजी ऊतक जिसमें कोशिकाएं व तंतु दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है उसे सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सघन संयोजी ऊतक क्या है? वैसा संयोजी ऊतक जिसमें कोशिकाएं व तंतु दृढ़ता से यानी कि मजबूती से व्यवस्थित रहती है उसे सघन संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है। तंतुओं के अभिविन्यास के आधार पर सघन संयोजी दो प्रकार का होता है। ठीक है। पहला, सघन नियमित संयोजी ऊतक, सघन अनियमित संयोजी ऊतक। ठीक है। सघन नियमित ऊतक और सघन अनियमित ऊतक। याद रखिएगा दोस्तों, सघन संयोजी ऊतक दो प्रकार का होता है, सघन नियमित ऊतक और सघन अनियमित ऊतक। तो दोस्तों, अगला टॉपिक सघन नियमित ऊतक क्या है? इस ऊतक में तंतु व तंतु कोशिकाएं समांतर कतार में व्यवस्थित होते हैं। उदाहरण में कंडराएं और स्नायु, उदाहरण में है कंडराएं, स्नायु आदि। याद रखिएगा दोस्तों, सघन नियमित ऊतक क्या है? इस ऊतक में तंतु व तंतु कोशिकाएं समांतर कतार में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इतने याद रखिए बस। अब अगला टॉपिक सघन अनियमित ऊतक क्या है? इस ऊतक में तंतु व तंतु कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, यह त्वचा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, सघन अनियमित ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है तथा अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है। कंडराएं क्या है ये भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। उदाहरण में मैंने दिया था नियमित ऊतक में कंडराएं, तो यह कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है। जो कंडराएं होती है वह कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है। ठीक है। और स्नायु क्या होती है भाई? तो यह एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है। स्नायु यह एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ती है। ठीक है, समझ में आ गए? कंडराएं और स्नायु समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, सघन संयोजी ऊतक भी कंप्लीट हो चुकी है। ऑल क्लियर दोस्तों, लचीले संयोजी ऊतक और सघन संयोजी ऊतक क्लियर हो चुके हैं। आप लोग पूरी तरह समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से इसका वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है। अगला है विशिष्ट संयोजी ऊतक के बारे में दोस्तों। विशिष्ट संयोजी ऊतक क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, उपास्थि, अस्थि एवं रक्त को ही विशिष्ट संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उपास्थि एवं अस्थि एवं रक्त को ही विशिष्ट संयोजी ऊतक कहा जाता है। यानी कि अस्थि, उपास्थि एवं रक्त विशिष्टकृत संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। तो उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं। उपास्थि के अंतराकोशिकीय पदार्थ अर्धठोस, विशिष्ट, आनम्य एवं संपीड़ित होता है। उपास्थि की अंतराकोशिकीय पदार्थ अर्धठोस, विशिष्ट, आनम्य व संपीड़ित होता है। इस ऊतक को बनाने वाली कोशिका स्वयं एक गुहिका में बंद रहती है। यानी कि उपास्थि को बनाने वाली जो कोशिका होती है वह स्वयं एक गुहिका में बंद होती है। ठीक है दोस्तों। भ्रूण की उपास्थि वयस्क अवस्था में अस्थि में बदल जाता है। भ्रूण की उपास्थि बड़ी यानी कि जब बड़ा होता है यानी कि वयस्क अवस्था में वह अस्थि में बदल जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। उपास्थि नाक की नोक, बाहरी कान, संधियों व मेरुदंड के आसपास पाया जाता है। उपास्थि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? नाक की नोक, बाहरी कान, संधियों और मेरुदंड के आसपास पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, उपास्थि कंप्लीट हो चुकी है। अब अस्थि के बारे में पढ़ते हैं। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होती है। अस्थि क्या है? खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक होती है। इसमें कोलेजन तंतु व कैल्शियम लवण उपस्थित होते हैं। अस्थि में कोलेजन तंतु व
कैल्शियम लवण उपस्थित होते हैं जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है, जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। अस्थि शरीर का मुख्य ऊतक है। अस्थि शरीर का मुख्य ऊतक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो शरीर के कोमल अंगों का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। अस्थि क्या करता है? अस्थि शरीर के कोमल अंगों को संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा ऊतकों को सहारा एवं सुरक्षा देता है। अस्थि बहुत काम की चीज है दोस्तों, अस्थि बहुत ही मुख्य ऊतक है, याद रखिएगा एकदम। अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर, अस्थि कोशिकाएं अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। अस्थि जो होती है, अस्थि की कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, अधात्री के अंदर रिक्तिकाओं में उपस्थित रहती है। ठीक है। कुछ अस्थियों की अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। कुछ अस्थियों की अस्थि मज्जा रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो चुकी है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रक्त के बारे में। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी ऊतक होती है जिसमें जीवद्रव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, और दूसरा डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। इसमें जीवद्रव आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु पाए जाते हैं। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है। रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या करता है? रक्त मुख्य परिसंचारी तरल है जो कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। ये हम 17-18 लेसन में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें इतना ही बहुत है। 17-18 लेसन में विस्तार से इसको पढ़ेंगे रक्त के बारे में। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ साथ संयोजी ऊतक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक, जिसके इंग्लिश में मैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है, पेशी ऊतक के बारे में अब पढ़ते हैं। पेशी ऊतक। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार समांतर पंक्ति में व्यवस्थित तंतुओं से बना होता है। पेशी ऊतक जो होता है दोस्तों, वह अनेक लंबे बेलनाकार समांतर पंक्ति में व्यवस्थित तंतुओं से बना होता है। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है जिसे पेशी तंतुक कहते हैं। जो यह तंतु होती है कई सूक्ष्म तंतुकों से बना होता है जिसे पेशी तंतुक कहते हैं। पेशी तंतुक पेशी की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। पेशी तंतु क्या है दोस्तों? पेशी ऊतक की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि इसी से पेशी ऊतक बना हुआ है। पेशी तंतुक से ही पेशी ऊतक बना हुआ है, याद रखिएगा। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। शरीर की सभी गतियों में यानी कि जब चलते हैं, दौड़ते हैं, तो प्रमुख भूमिका पेशी ऊतक ही निभाती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की स्थिति को संभाले रखता है। ये क्या करता है दोस्तों? पेशी ऊतक शरीर की सभी गतियों को संभाले रखता है, अंगों को, स्थिति को संभाले रखता है तथा प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है। पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। पहला कंकाल पेशी ऊतक, दूसरा चिकनी पेशी ऊतक और तीसरा हृदय पेशी ऊतक। याद रखिएगा दोस्तों, पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। पहला कंकाल, दूसरा चिकनी, तीसरा हृदय। तो पहला कंकाल पेशी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। यह मुख्यतः अस्थियों से जुड़ी रहती है। कंकाल पेशी ऊतक अस्थियों से जुड़ी रहती है। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। कंकाल पेशी ऊतक को रेखित पेशी भी कहते हैं। कंकाल पेशी में पेशी तंतु एक समूह में समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कंकाल पेशी में पेशी तंतु एक समूह में समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये ऐच्छिक संकुचन करती है।
पेशी ऊतक, कंकाल पेशी ऊतक ऐच्छिक संकुचन करती है, जल्दी से थक जाती है। कंकाल पेशी ऊतक में पेशी तंतु एक समूह में समांतर क्रम में होती है। ये ऐच्छिक संकुचन करती है तथा जल्दी से थक जाती है। ठीक है, कंकाल पेशी ऊतक समझ में आ गई दोस्तों। और अगला दूसरा पेशी ऊतक के बारे में जानते हैं, चिकनी पेशी ऊतक। चिकनी पेशी ऊतक क्या है ये भी जान लेते हैं। चिकनी पेशियों की कोशिकाएं दोनों किनारों से पतली होती है। चिकनी पेशियों की कोशिकाएं जो होती है वो दोनों किनारों से पतली होती है। इन्हें अरेखित पेशी भी कहते हैं। ये रक्त नलिकाओं, अग्नाशय तथा आंत की भित्ति में पाई जाती है। इन पेशियों का संकुचन अनैच्छिक होता है। ये देरी से थकती है। अनैच्छिक यानी कि हम अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें चला या गति नहीं करा सकते। इन पेशियों का संकुचन अनैच्छिक होता है, यह देरी से थकती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हृदय पेशी यानी कि तीसरा पेशी ऊतक हृदय पेशी, यह केवल हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। यह रेखित व अनैच्छिक पेशियां होती है। ये कभी नहीं थकती हैं। समझिए, ये थक गई तो आप भी थक गए। ये केवल हृदय में पाई जाती है। हृदय पेशी ऊतक हृदय में पाई जाती है। ये रेखित व अनैच्छिक होती है। इन्हें हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद चलती रहती है दोस्तों। ये कभी नहीं थकती है। ठीक है दोस्तों, तो हृदय पेशी ऊतक भी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, पेशी ऊतक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम तंत्रिका ऊतक की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो तंत्रिका ऊतक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिकाएं, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाएं से बनी होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं होती है जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजनशील कोशिकाएं हैं जो तंत्रिका तंत्र की संचार इकाई है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं के संगठन से बना होता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं के संगठन से बना होता है, यानी कि बहुत से तंत्रिका कोशिकाओं मिलकर एक तंत्रिका ऊतक निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो न्यूरॉन के दो भाग होते हैं। पहला तंत्रिकाकाय और दूसरा एक्सॉन। तंत्रिकाकाय क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिकाकाय यह अनियमित आकार का जीवद्रव युक्त व केंद्र युक्त भाग है। तंत्रिकाकाय अनियमित आकार का जीवद्रव युक्त और केंद्रयुक्त भाग होता है। इसमें निसल के कण भी पाए जाते हैं जो आवेगों के संचरण में सहायक होते हैं। तंत्रिकाकाय से अनेक रोम के समान संरचनाएं निकलती है जिसे डेंड्रोन कहते हैं। तंत्रिकाकाय से अनेक रोम के समान संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। तो तंत्रिकाकाय कंप्लीट हो गई। अब एक्सॉन के बारे में जानते हैं। एक्सॉन तंत्रिकाकाय से नलिका के समान संरचना निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्या है? तंत्रिकाकाय से नलिका के समान एक संरचना निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन पर श्वान कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है जिसे माइलिन आच्छाद कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम प्राणियों में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, ये चारों हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। कला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका, हम ये चारों पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम केचुआ के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों केचुआ है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में पार्ट 3 में दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि पार्ट 3 की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।